गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बढ़िया हैं। आपके कारण पंखे बंद करने पड़ते हैं और कुछ नहीं, बाकी सब बढ़िया है। आपके कारण तो क्या, आपकी क्लास के कारण। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर दें। अब क्या करें, एक तो गर्मी बहुत है और एक आपकी क्लास के कारण कुछ नहीं चला सकते। ठीक है, टॉपिक है अपना नेक्स्ट, नेचर। किसका नेचर? नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। कार्बन और हेलोजन बॉन्ड का क्या है आपके नेचर, कैसा होता है, इस नेचर को अपने को थोड़ा सा देखना है। एसी लगा दो। एसी का खर्चा कितना है पता है? चलो देखो, कार्बन और हेलोजन बॉन्ड जो भी है, जैसे अपन जो भी आपका हाइड्रोकार्बन लेते हो, चाहे आप साइक्लिक रिंग लेते हो, उसमें कार्बन से डायरेक्ट जो भी आपका हेलोजन अटैच है उसका नेचर कैसा होता है, ध्यान देना। कार्बन और जब भी हेलोजन की बात करते हैं, यहाँ पे जो एक्स है वो एक्स क्या हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है ना। अरे अब ठीक है, बहुत हो गया, लगा लिया एसी बार मैंने तो। तुमको मालूम है ना मैं एसी लगाऊंगा। देखो, कार्बन और हेलोजन, आपको मालूम है जब अपन पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी फ्रॉम इन पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट, बताओ क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, ये बताओ आप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर है ना, इंक्रीज होती है। वेरी गुड। तो कार्बन और हेलोजन में अगर कंपेयर करें तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली हेलोजन की, क्योंकि ये 17 ग्रुप का एलिमेंट है। और आप देखोगे कि इनके बीच में जो भी ये बॉन्ड है, इनका अगर अगर आप सेंटर में अगर एक प्लेन अगर पास करें, अपन देखें बराबर इनको अगर डिस्टेंस पे अगर रखना चाहें, तो जो भी इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा, मतलब इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन होंगे जिसके कारण इस बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि इसके अंदर क्या हुआ है, शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होगा वो इस मिडिल लाइन से हेलोजन की तरफ शिफ्ट होया हुआ रहेगा। मतलब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हुए रहेंगे? हेलोजन की तरफ। क्यों? क्योंकि हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अपन ऐसा बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, बोल सकते हैं ना। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन की ज्यादा है तो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है इनके बीच में जो बॉन्ड बना है वो पेयर आपकी किसकी साइड में शिफ्ट हुआ रहेगा? हेलोजन की साइड में, है ना। हाँ हाँ, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, वेरी गुड, इंक्रीज। तो हेलोजन की साइड में ये आपका शिफ्ट हुआ रहेगा। तो इसमें इस कारण क्या होता है, इस बॉन्ड के अंदर कुछ पोलरिटी आ जाती है। पोलरिटी का मतलब आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या जिसके पास में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है, तो उसका क्या होता है, उसके ऊपर किस टाइप का चार्ज आने की टेंडेंसी इंक्रीज जाती है, बताओ। किस टाइप की चार्ज आने की टेंडेंसी इंक्रीज जाती है, ये बताओ आप, है ना। देखो, इससे इलेक्ट्रॉन का जो पेयर था, यानी इसका खुद का भी इलेक्ट्रॉन थोड़ा हेलोजन की तरफ शिफ्ट हो गया, तो इसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आना शुरू। पार्शियल का मतलब कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, अगर कंप्लीट आता तो ये बॉन्ड ही ब्रेक करना पड़ता। तो बॉन्ड तो ब्रेक होता नहीं है, लेकिन इसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हेलोजन अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है। तो इसके ऊपर ये एक डेल्टा का साइन, ये पार्शियल साइन है। तो पार्शियल मतलब
50-50 ऐसे मान लो कि पूरी तरह से बॉन्ड भी ब्रेक नहीं हुआ और इलेक्ट्रॉन भी कोई दूसरा लेके चला गया अपनी तरफ, है ना। तो आप देखते हो कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर क्या हो जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यानी कि जितने भी आपके कार्बन हेलोजन बॉन्ड होंगे उनके अंदर पोलैरिटी होगी, और पोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी। यानी कि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन हेलोजन की तरफ शिफ्ट करेगा। तो आप मेरे को बात बताओ, जब कार्बन और फ्लोरीन की बात करते हैं, कार्बन क्लोरीन की बात करते हैं, कार्बन ब्रोमीन की अगर बात करें अपन, और कार्बन आयोडीन की बात करें, तो बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, पोलैरिटी सबसे ज्यादा किसमें आएगी, पोलैरिटी सबसे ज्यादा किसमें आएगी। अरे वीडियो ऑडियो को थोड़ा ऐसा खराब मत करो। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसके कारण इसके अंदर पोलैरिटी थोड़ी ज्यादा आती है। यानी डाउन साइड की तरफ जैसे जैसे मूव करते हैं तो आपको मालूम है जो साइज होती है, साइज देखो ये तो सब में कॉमन है, कार्बन तो अपन हेलोजन की बात करते हैं, सिर्फ हेलोजन हेलोजन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो साइज होती है वो इंक्रीज होती है, साइज इंक्रीज हो रही है। और जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, लेफ्ट अप टू डाउन, बॉन्ड लेंथ ये भी इंक्रीज होगी, क्योंकि आपको मालूम है जब अपन कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड बनाते हैं, मतलब ये कार्बन है और ये आपका फ्लोरीन है, ये मतलब इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये मान लो इस तरह से फ्लोरीन है, ठीक है। इनके सेंटर पॉइंट को अगर इस तरह से मिलाते हैं तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको अपन बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। वैसे कि वैसे अगर कार्बन और आयोडीन की तरफ अगर चले जाए, ये कार्बन है और ये बड़ा सा आयोडीन है ना, तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज्यादा होगी या फ्लोरीन वाली। ऑब्वियसली आपको मालूम है जब आयोडीन की साइज बड़ी होगी तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी। और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज, बोल सकते हैं ना, ये आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है क्योंकि साइज इंक्रीज होते ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं। पोलैरिटी भी इनके अंदर सबसे ज्यादा होती है क्योंकि हेलोजन सबसे लास्ट ग्रुप जो आपका जीरो ग्रुप होता है उससे जस्ट पहले वाले ग्रुप के हेलोजन ग्रुप होते हैं। और जितनी अगर बॉन्ड लेंथ जितनी इंक्रीज होती जाएगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आप ऐसे बोलते हैं एंथैल्पी के, बॉन्ड एंथैल्पी, या छोड़ो अभी नॉर्मल, पहले एंथैल्पी एंथैल्पी में कंफ्यूज हो जाओगे। साइज इंक्रीज देख लिया आपने, बॉन्ड लेंथ इनकी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जिसकी जितनी छोटी साइज होगी फाजांस के अकॉर्डिंग ये जो जितना ज्यादा छोटा होता है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो उतनी ही ज्यादा होती है। क्या ये चीज समझ गए आप, बॉन्ड पोलैरिटी का वाला जो पूरा कैरेक्टर है, नेचर है, कि फ्लोरीन की बॉन्ड जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो सबसे ज्यादा होती है और पोलैरिटी आ जाती है हेलोजन्स के अंदर। सबसे वीक बॉन्ड कौन सा होगा, किसी को अगर इनमें से किसी को भी अगर ब्रेक करना हो तो इजीली कौन सा ब्रेक होगा, कार्बन आयोडीन या कार्बन फ्लोरीन, आयोडीन, वेरी गुड। क्यों, बॉन्ड लेंथ यानी कि दोनों एटम्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इसको ब्रेक करने के लिए आपको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना, समझ रहे हो, समझ गए ना, हटा दो इसको। बॉन्ड पोलैरिटी आप समझ गए, बॉन्ड पोलैरिटी समझ गए क्या, ओके नेक्स्ट करें, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब अपने रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट हो रही है, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, एल्केन की बात करेंगे अपन, हेलो एल्केन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कार्बन हेलोजन में जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन। अगर हेलो एल्केन की प्रिपरेशन की अगर बात करनी हो तो अपन को किस किस तरह से अपन हेलो एल्केन बना सकते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल या एल्कोहल भी बोलते हैं, बंद कर दो गेट। ठीक है ना, अब एल्कोहल से अपन को बनाना है क्या, एल्कोहल से अपने को क्या बनाना है, हेलो एल्केन, मतलब अपने को फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने में अगर एक एल्कोहल का एग्जांपल हो, ये आपके पास में एक एल्कोहल है, इसको CH2 बोल दूं, इसको CH3 बोल दूं, ये वो एल्कोहल है जो आप सब जानते हो, जिसको बोलते हैं अपन एथेनॉल। अगर एथेनॉल को अगर आपको कन्वर्ट करना है किसमें, अगर इस OH को रिप्लेस करके मैं इसकी जगह अगर हेलोजन लेके आ जाऊं,
CH3, CH2 और कोई भी हेलोजन लेके आ जाऊं, मान लो मैं यहाँ पे क्लोरीन लेके आ गया, क्या लेके आ गया, क्लोरीन लेके आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे, क्लोरीन ले, तो क्लोरीन लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे इसकी रिएक्शन किसी ना किसी हेलोजन वाले कोई कंपाउंड से करानी पड़ेगी, तो वो आपके ले लिया HCl। और यहाँ पे ये जो रिएक्शन होती है ना, ये रिएक्शन थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि जितने भी 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं, उन 1 डिग्री अल्कोहल को किसी भी आप मिनरल एसिड के साथ में रिएक्शन करा के उसको हेलोजन में कन्वर्ट इजीली नहीं कर सकते। इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके अंदर एक स्पेशल चीज डालनी पड़ती है जिसको बोलते हैं अपन ड्राई या एनहाइड्रस ZnCl2। क्या डालना पड़ता है, ZnCl2। ये आपके लिए एक लुईस एसिड का काम करता है। ये क्या काम करता है, लुईस एसिड का काम करता है। एसिड क्या करता है, H+ को एब्स्ट्रैक्ट करने का काम करता है। H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये HCl होता है ना, ये HCl अपने बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं करता है। ये HCl में से H+ और Cl- को ब्रेक करने का काम करता है कौन, ZnCl2। और फिर बाद में जो Cl- है ये OH- को लेके भाग जाता है। OH- क्या होता है, एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है। अब ये देखो छोटी छोटी ऐसी चीजें आ रही है कि आपको लग रहा है कि क्या रामायण गा रहे हैं। ये जैसे जैसे नेक्स्ट आप आगे पढ़ते जाओगे मैं आपको बताऊंगा। ये एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है। लिविंग ग्रुप का मतलब ये इजीली निकलता नहीं है। अगर आप किसी भी हेलोजन से किसी भी अल्कोहल से OH को अगर रिप्लेस करना चाहोगे, मैं सिर्फ अल्कोहल की बात कर रहा हूं, मैं फिनॉल की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर किसी भी अल्कोहल से, फिनॉल के टाइम में अलग कंडीशन आएगी, ठीक है। अल्कोहल से अगर OH को अगर निकालना है तो OH वैसे होता है पुअर लिविंग ग्रुप। पुअर लिविंग ग्रुप मतलब ये अपनी जगह छोड़ के जाना नहीं चाहता, तो इसकी जगह को छुड़ाने के लिए आपको ZnCl2 का यूज लेना पड़ता है। मतलब ऐसे मान लो कि एक छोटा बच्चा है, वो बदमाशी कर रहा है, उसको और ज्यादा मतलब वहां चुप कराने के लिए या कुछ भी आपको किसी स्ट्रॉन्ग आपको रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी। वो स्ट्रॉन्ग रिएजेंट क्या होता है, या तो मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, जो डंडा मारते हैं अपने आप ये चुप जाता है। वही बात है कि OH को रिप्लेस कराने के लिए आपको ZnCl2 की रिक्वायरमेंट होती है। कब, जब यहाँ पे OH आपका 1 डिग्री हो। 2 डिग्री और 3 डिग्री के टाइम में अलग कंडीशन होती है। वो आपकी जैसे जैसे आएगी वैसे बढ़ाऊंगा, आपको एक्स्ट्रा कोई रिएक्शंस में नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जितनी आपके काम की वो बताऊंगा, यूं तो दुनिया भर की रिएक्शंस आती रहेगी, अलग अलग कॉन्सेप्ट आते जाएंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा, लेकिन उससे कोई काम आने वाला नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस में चीजें आएंगी सिर्फ वही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप बार बार इनको थोड़ा थोड़ा देखते रहो। कुछ नहीं है, अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल में से OH को रिप्लेस करके इसकी जगह मेरे को Cl लेके आना है, यानी कि कोई भी हेलोजन लेके आना है। यहाँ पे मैं HCl का यूज करूंगा तो Cl आ जाएगा, HBr का यूज करूंगा तो Br आ जाएगा। समझ गए हो। फ्लोरीन और आयोडीन का यूज क्यों नहीं करते हैं, किसी ने पूछ लिया होगा अगर कि सर फ्लोरीन और आयोडीन का यूज नहीं होगा, नहीं करते हैं। क्योंकि देखो फ्लोरीन और आयोडीन का यूज भले ही करो, आपको मना नहीं है, लेकिन फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव, और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है तो इससे एक्सप्लोजन का बहुत खतरा रहता है, इसलिए इसका यूज नहीं करते। और आयोडीन का क्या होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन देता है। क्या देता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब अगर आयोडीन वहां पे चिपक भी गया तो वो वापस आपका एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि फ्लोरीन और आयोडीन का यूज नहीं करते हैं। आप हो सके तो यहाँ पे जो हेलोजन होगा, या एल्कोहल में जो भी हेलोजन आप लोगे, वो हेलोजन आपका क्या होना चाहिए, या तो क्लोरीन होना चाहिए या ब्रोमीन होना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। अगर फ्लोरीन और आयोडीन ले लोगे तो फ्लोरीन होगा, वो आपको रिएक्शन करोगे तो बार बार आपके हाथ कांपेंगे, क्योंकि रिएक्टिव होते हैं, कभी भी आपके विस्फोट हो सकता है। और आयोडीन है तो ये अच्छा प्रोडक्ट नहीं देगा। ये जो भी अगर वहां पे आयोडीन ऐड हो भी गया तो ये रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनाए वो वापस आपका अल्कोहल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, तो आपको अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलता। बस इतना ही है। ये सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आपकी रिएक्शंस होती हैं, जिनको लोगों ने ऑब्जर्व किया है और बताया है कि आप हो सके तो यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन को रिप्लेस करो। अगर आयोडीन वगैरह करने हैं तो उनके लिए लोगों ने एक स्पेशल रिएक्शंस दी थी, वो अगर अपन थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, फेंकल-स्टीन रिएक्शन और श्वार्ट्ज रिएक्शन, वो आगे पढ़ेंगे अपन। अगर आयोडीन और ब्रोमाइड, अगर आयोडीन और फ्लोराइड भी अटैच करना हो तो अपन किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन थोड़े मुश्किल होते हैं। ये समझ गए आप। नेक्स्ट रिएक्शन देखें, नेक्स्ट रिएक्शन देखें। देखें, हाँ प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी, मतलब आपको एल्कोहल को आपको किस में कन्वर्ट करना है,
किसी भी हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना है तो आपने जैसे यहाँ पे HCl और ZnCl2 का यूज किया था, वैसे ही आप किसी दूसरे का भी यूज कर सकते हो। अपने यहाँ पे यूज करते हैं PCl3 और PCl5 का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे ROH लिख दूं, इस R को हमेशा मैं क्या, इसका R को मतलब आप क्या मानोगे, हमेशा एल्किल ग्रुप मानोगे। क्या मानोगे? एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप का मतलब क्या होता है? ऐसे कार्बन कार्बन की कोई चेन होगी, लंबी सी कार्बन 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 की चेन होती है, जिसको मैं अगर पूरा अगर कंबाइंड फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा? आर लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं इसको? आर। तो मैं बार बार ऐसी बड़ी बड़ी चेन नहीं लिखूंगा, ठीक है, समझ गए? तो ये आपके पास में एक एल्कोहल है। अगर इस एल्कोहल को अगर आपको कन्वर्ट करना है किसमें? एल्किल हैलाइड में। एल्किल हैलाइड में तो आप यहाँ पे PCl3 का भी यूज कर सकते हो, PCl5 का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपके यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री का इतना ज्यादा रोल नहीं है, नहीं तो मैं आपको इन दोनों के प्रोडक्ट थोड़े थोड़े अलग अलग बनते हैं, देखने में अलग बनते हैं, बाकी मतलब प्रोसेस सेम होता है इनका। अगर यहाँ पे PCl5 और PCl3 का यूज करते हो तो ये क्या करते हैं? आपके हैलाइड का काम करते हैं। PCl5 और PCl3 ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? लुईस एसिड होते हैं। और लुईस एसिड क्या होते हैं आपको जनरल थोड़ा सा बता देता हूं, मैं बार बार लुईस एसिड बोल रहा हूं। एसिड का मेन वर्क होता है इलेक्ट्रॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना या इलेक्ट्रॉन को यानी गेन करना। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, किसी से इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, तो उनको बोलते हैं लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन को अगर जो भी गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन को जो भी एब्स्ट्रैक्ट करेगा उसको बोलते हैं लुईस एसिड। अब आपको इसकी शक्ल देख के तो पता नहीं पड़ेगा कि ये लुईस एसिड है। ऐसे अगर कोई दूसरा कंपाउंड लिख दूं तो उसकी शक्ल देख के तो आपको पता पड़ेगा नहीं कि कौन सा लुईस एसिड है, कौन सा लुईस बेस है। तो आपकी जनरल यहाँ पे एक जानकारी के लिए मैं कभी भी बताऊं आपको, अगर यहाँ पे आपके पास में क्लोरीन है, क्लोरीन तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव होता है, वो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अच्छा खासा होता है, वो नेगेटिव चार्ज गेन करता है। लेकिन मेन जो लुईस एसिड का काम करता है वो फास्फोरस करता है। आप फास्फोरस का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगा बताओ? फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? पहले तो ये बताओ मेरे को, फिर बताता हूँ आपको लुईस एसिड क्या होता है। बताओ, सब बताओ। अरे एटॉमिक नंबर नहीं पूछा मैंने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है। 1s2 2s2 ऐसे एटॉमिक नंबर में कंफ्यूज, कोई 14 कोई 15। रोहित, वेरी गुड, रोहित ने बिल्कुल सही बताया। 2p 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। देखो नाइट्रोजन फैमिली वाला है, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, याद है? भूल गए? नाइट्रोजन फैमिली वाले हैं तो सबके आउटर मोस्ट के अंदर P3 कॉन्फ़िगरेशन होगी, सबके आउटर मोस्ट के अंदर क्या होगी? P3 कॉन्फ़िगरेशन। इनकी ग्राउंड स्टेट बनाओ सभी की सभी, इलेक्ट्रॉन फिल करो, सिर्फ इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करो, सिर्फ इसमें, जब तक मैं इंक भरता हूं इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करो। इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए होंगे आपने। टाइपिंग में आपके थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, टाइपिंग कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं है, आप मिलान कर लो जो मैं बता रहा हूं, ध्यान दो। मैं सिर्फ फास्फोरस की बात कर रहा हूं, ठीक है? मैं तो बस ये फैमिली आपको बताई देगी, फैमिली को कैसे लिखते हैं। जब एस के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल कर, इसके नेक्स्ट अगला कौन सा आपके आएगा ऑर्बिटल? कौन सा ऑर्बिटल आता है बताओ? 3D आता है, और 3D आपको मालूम है पूरा वैकेंट होता है, सबको मालूम है ना? 3D आपका क्या होता है? पूरा वैकेंट। जब आप इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन देखते हो कि जिसमें P के जस्ट बाद में D या कहीं पे भी अगर P ऑर्बिटल वेकेंट दिखे आपको, इसका मतलब क्या है? उसके पास में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन रखने की जगह अवेलेबल है, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कहीं से भी अगर उसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को ले सकेगा। इसलिए इनको बोलते हैं अपन लुईस एसिड, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, क्योंकि इनके पास में खाली कमरे खूब पड़े हैं। समझ रहे हो ना? हाँ हाँ, ठीक है। अगर इसी जगह अगर मैं नाइट्रोजन का अगर कोई क्लोराइड लेता तो क्या वो लुईस एसिड होता? मान लो नाइट्रोजन फैमिली का ही अगर मैं कोई दूसरा क्लोराइड लेता, जैसे NCl3 ले लेता, तो क्या वो लुईस एसिड होता?
बताओ। देखो, वैकेंट ऑर्बिटल सिर्फ पी और डी के देख रहे हैं। अगर आपको कहीं पे भी वैकेंट ऑर्बिटल नेक्स्ट अगर आपको पी दिख रहा है या नेक्स्ट आपको डी ऑर्बिटल दिख रहा है और उसके अंदर वैकेंट अगर ऑर्बिटल हैं तो वो आपके लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन की अगर बात करूं, नाइट्रोजन की अगर बात करूं तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p3। इसके नेक्स्ट क्या आता है, 3s। और 3s अगर जीरो हो चाहे कुछ भी हो, s को कंसीडर नहीं करना है अपनो। एसिडिक नेचर अगर देखना हो तो, अगर एसिडिक नेचर देखना है तो आपको देखना है कि उसके अंदर वैकेंट p और d ऑर्बिटल होने चाहिए। अगर उसके पास में नेक्स्ट अगर कोई भी वैकेंट p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल दिख रहा है तो वो आपका लुईस एसिड होगा। लुईस एसिड का मतलब उसके पास में दो अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल ऐसे पड़े हैं जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन रखने की आपके पास में जगह है, ठीक है ना। एस ऑर्बिटल को कंसीडर नहीं किया जाता है क्योंकि एस ऑर्बिटल का वैसे वो इनर पेयर इफेक्ट भी अच्छा खासा होता है, आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो। और वैसे इसकी साइज इतनी ज्यादा छोटी होती है कि ये आपके वहां पे एसिडिक नेचर शो नहीं करता, क्योंकि इसकी जो जगह होती है, इसकी जो पोजीशन होती है वो पी ऑर्बिटल के बहुत ज्यादा पास में होती है। तो पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसको बहुत ज्यादा रिपेल करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खुद के मतलब आसपास के इलेक्ट्रॉन भी रखने सही तरह एडजस्ट नहीं कर पाता, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन कौन से एब्स्ट्रैक्ट करेगा। इसलिए नाइट्रोजन वैसे ग्रुप आपके लुईस एसिड नहीं होते। तो आप लुईस एसिड वगैरह चीजें समझ गए, लुईस एसिड वाले ऐसी चीजें समझ गए ना आप। जैसे ZnCl2 का एग्जांपल लिया था अपन ने, ZnCl2 के अंदर भी आपने देखना, ZnCl2 के अंदर डी ऑर्बिटल बिल्कुल फिल होता है। उसके बाद में जो पी ऑर्बिटल आता है उसके अंदर देखना आप, पी ऑर्बिटल वेकेंट रहता है नेक्स्ट वाला। समझ गए? ओके ओके। और वैसे भी ट्रांजिशन एलिमेंट सारे के सारे मैक्सिमम आपके लुईस एसिड की तरह ही बिहेव करते हैं। ओके, ये हटा दूं। तो जब भी आप PCl3 या PCl5 का यूज करोगे तो ये PCl3 और PCl5 क्या होते हैं, ये लुईस एसिड होते हैं। और लुईस एसिड क्या करेंगे, इस OH को निकालने का काम करेंगे और अपना एक क्लोरीन वहां पे ले जाके चिपका देंगे। तो इस तरह से आप क्या बना सकते हो, इसको हैलाइड बना सकते हो। ये एक आपकी प्रिपरेशन का मेथड हो गया। नेक्स्ट प्रिपरेशन का मेथड है एक जो प्रोसेस होता है उसको डार्जन मेथड बोलते हैं, जिसमें आप SOCl2 का यूज करते हो। अगर आप एल्कोहल को लेकर उसके अंदर SOCl2 डाल दो या उसके अंदर SOCl2 के साथ में पिरिडीन डाल दो, वैसे ये बहुत ज्यादा हाईफाई हो गया, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर आपको कहीं पे भी थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 को क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। अगर थायोनिल क्लोराइड भी देख लो, वो भी आपको Cl का आपको नेगेटिव आयन प्रोवाइड करता है। तो ये Cl क्या करेगा, इस OH को रिप्लेस कर देगा और आपको क्या दे देगा, एल्किल हैलाइड। ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, आप बार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएंगी। वैसे इनकी रिएक्शन की मैकेनिज्म आपके इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक एक की रिएक्शन मैकेनिज्म कराने बैठेंगे तो आपका काम आएगा नहीं। 12th में जितनी रिक्वायरमेंट है उतना आपको बता रहे हैं। कोई दिक्कत, यहां तक दिक्कत? ओके। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे बताओ, अगर मैं इस एल्किल हेलो एल्केन था, हेलो एल्केन की जगह अगर मैं ये एल्किल ग्रुप लिया, इस एल्किल ग्रुप की जगह अगर मैं कोई साइक्लिक ग्रुप ले लूं, अगर मैंने आपको ले लिया ये जैसे साइक्लिक ग्रुप, ये साइक्लिक ग्रुप ले लिया जिसको मैं बोलता हूं क्या, फिनॉल। इसको मैं क्या बोलता हूं, फिनॉल। इसको मैं क्या बोलता हूं, फिनॉल। ठीक है। अगर मैं इन जो अभी जितने भी अपने प्रोसेस पढ़े हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे PCl3 डाल देता हूं, ठीक है, क्या मैं इसका यूज करके ये बना सकता हूं, इस OH को रिप्लेस करके, जैसे यहाँ पे रिप्लेस करके अपन ने बनाया था, जैसे नॉर्मल जो आपके कंपाउंड थे उनमें आपने सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करके आपने OH को तोड़ दिया और यहाँ पे आप इस OH को ब्रेक करके इसकी जगह Cl लगा सकते हो क्या? पिरिडीन, ये पिरिडीन है, पिरिडीनियम नहीं है, पिरिडीन। ये PY का मतलब क्या होता है, पिरिडीन, पिरिडीन डी। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये देखो, ये पिरिडीन की स्ट्रक्चर ये होती है, ये पिरिडीन होता है, ये यहाँ पे N होता है, 6 मेंबर की रिंग होती है जिसमें 5 तो कार्बन होते हैं, एक नाइट्रोजन होता है। ये इस तरह से एक बेंजीन टाइप की रिंग होती है जिसमें एक कार्बन में नाइट्रोजन अटैच होता है, इस नाइट्रोजन के पास में एक लॉन पेयर होता है, इसी को बोलते हैं अपन पिरिडीन। ये एक बेस का काम करता है, ये क्या करता है, एक बेस का काम करता है, जो क्या करता है,
किसी भी H+ को एब्स्ट्रैक्ट करने का काम करता है, हेल्प करता है और कुछ नहीं करता। इसकी हेल्प ली जाती है, अगर इसकी नहीं भी लोगे तो भी SSO2 काम कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं करेगा? 1 डिग्री है इसलिए है। 1 डिग्री कहाँ है? ये तो 2 डिग्री हुआ ना। ये तो जिस कार्बन से हटे वो कार्बन आगे दो कार्बन से हटे थे ना, इसको तो 2 डिग्री बोलोगे ना, नहीं बोलोगे? 1 डिग्री तो इसको बोलते हैं। आप क्या कंफ्यूज हो रहे हो? अगर यहाँ पे कोई कार्बन है उससे अगर कोई OH जुड़ा हुआ है तो इसको अपन 1 डिग्री बोलेंगे। मैंने ये कार्बन थोड़ी लिखा है, मैंने तो डायरेक्ट यहाँ पे OH अटैच किया है, इसको 1 डिग्री थोड़ी ना बोलेंगे। देखो मैं बताता हूं, ये प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होता है, बढ़ने को तो बढ़ भी जाए अगर यहाँ पे अपन थोड़ी कंडीशन को चेंज करें तो, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन में बनता नहीं है। उसका रीजन बताता हूं मैं। इस तरह से क्रॉस मार लिया करो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि PCl3 का यूज कर भी लें तो भी ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इजीली नहीं बनेगा। बस तो बना सकते हैं अपन कि इसके भी काफी दूसरे प्रोसेस हैं, टोसाइल वगैरह, टोसाइल के क्लोराइड वगैरह यूज लेके अपन बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नहीं बनेगा। बताऊं कैसे नहीं बनेगा? देखो, अगर मैं फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अगर बात करूं, किसकी बात करूं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूं। अगर मैं फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूं, मान लो कि यहां पे मैंने क्या कर दिया, यहां पे मान लो मैंने कोई भी बेस ले लिया। क्या ले लिया? कोई भी बेस। बेस क्या करते हैं, या ऐसे मान लो, हाँ बेस ले लिया। उस बेस ने क्या किया, इस H+ को निकाल दिया। और आपको मालूम है जब 11th में मैंने बताया था कि इस बेस को निकालने पर यहाँ पे एक फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है। ये क्या होता है आपकी? फिनॉल होता है। और ये क्या होता है आपकी? फिनॉक्साइड आयन होता है, ठीक है ना। आयन बन गया, नेगेटिव चार्ज आ गया तो आयन बन गया। ये फिनॉक्साइड आयन है, ये रेजोनेंस करता है। ये क्या करता है? रेजोनेंस करता है। रेजोनेंस कैसे करता है? ये इस तरह से रेजोनेंस करता है, ध्यान दो। ये इस तरह से, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज होगा तो आगे वाला नेगेटिव चार्ज आगे की तरफ शिफ्ट होगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी मैंने सिखाई थी, सिखाई थी ना। आती है सबको? नहीं आती है तो वापस सिखाऊं? आधे नो आधे यस, चलो वापस सिखा देते हैं, कोई बात। ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे बड़ी स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान से देखना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ की जाती है। मैं बार बार फिर वो नहीं बताऊंगा। यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या करता है, कहीं ना कहीं आपकी रिपल्सन क्रिएट करता है। ये नेगेटिव चार्ज अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, तो स्टेबल करना चाहेगा तो अगर इसको कॉन्जुगेशन में मतलब एक कार्बन, मतलब नेक्स्ट जो भी कार्बन होगा उस कार्बन पे डबल बॉन्ड, फिर एक कार्बन को छोड़ के फिर डबल बॉन्ड, फिर एक कार्बन को छोड़ के डबल बॉन्ड, इस तरह का जो भी अगर कहीं भी सिस्टम आपको दिख जाए तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट सिस्टम। मतलब अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर आपको कहीं पे भी मिल जाए, अगर किसी भी चार्ज स्पीसीज के पास में, तो उसमें आपको कॉन्जुगेशन करना है, कॉन्जुगेशन देखना है। हाँ आती है, कोई बात नहीं, आती है तो कोई बड़ी बात। तो आपको इन इन इस टाइप की सिस्टम को आप क्या बोलोगे? कॉन्जुगेटिव सिस्टम। अब आप देखोगे ये नेगेटिव चार्ज अपने आप को यहाँ पे रख रहा है तो अनस्टेबिलिटी फील कर रहा है, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? यहाँ पे मैं कार्बन लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं कार्बन लिख देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर इस नेगेटिव चार्ज को ये ले जाके इन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड बना ले, एक बॉन्ड और बना ले। इस नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का है और एक इलेक्ट्रॉन कहीं दूसरी जगह से आया है। तो इस तरह से एक, कहीं पे भी आप नेगेटिव चार्ज देखते हो ना, इसका मतलब उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। इस तरह से लिखा रहेगा, किसी भी स्पीसीज के ऊपर इस तरह से एक्स्ट्रा लिखा रहेगा और नेगेटिव चार्ज लिखा रहता है। इसका मतलब इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं है, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का ही है और दूसरा इलेक्ट्रॉन कहीं से और लेके आया है। जैसे यहां से इस H बॉन्ड को ब्रेक किया था, तो H बॉन्ड को जो ब्रेक किया था तो यहाँ का जो बॉन्ड था उसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से जब इस H को बाहर निकाला तो H को तो H+ की फॉर्म में बाहर निकाला। प्लस की फॉर्म में मतलब यहाँ से हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, और वो लॉस किया है तो वो इलेक्ट्रॉन अब रह किसके पास गया? ऑक्सीजन के पास। तो ये H+ की फॉर्म में जब बाहर निकलेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ा हुआ है किसके पास? इस ऑक्सीजन के पास। तो इस ऑक्सीजन के पास में एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये ऑक्सीजन उस एक इलेक्ट्रॉन को लेके अनस्टेबिलिटी फील करता है कि मैं अब इतना पैसा रखूं कहां पे, कोई बात है। तो इस इलेक्ट्रॉन को स्टेबल करने के लिए ये क्या करता है? यहाँ पे रेजोनेंस करता है। रेजोनेंस का मतलब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट करता है, और आप देखोगे जब इसके अंदर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है तो इस तरह की आपको स्ट्रक्चर दिखेगी।
गौर से देखना, यहाँ पे 2 बॉन्ड बन जाएंगे, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बन जाएगा। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, मेरे को ये बात बताओ। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, मेरे को इस ऑक्सीजन के ऊपर बात बताओ कि ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, ये बताओ मेरे को। वेरी गुड, वेरी गुड। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में आगे बहुत हेल्प करेंगी। इसके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, उसको उठा के यहां लगा दिया। एक इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास ही पड़ा है, इसके पास जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो उसने आगे शिफ्ट कर दिया और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। यानी कि इसके ऊपर अभी न्यूट्रलिटी आ गई। न्यूट्रलिटी का मतलब इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो न्यूट्रल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आप देखोगे कि जो ये यहाँ वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन, यहाँ पे जो मैं कार्बन बना रहा हूं, ये कार्बन, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है? क्या ये कार्बन स्टेबल है? और इसकी वैलेंसी क्या है? वेरी गुड। इसकी वैलेंसी कितनी है? कश्यप ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हरीश वेरी गुड। रघुवीर वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो इस कार्बन के पास 5 बॉन्ड बन गए। देखो 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, 1 2 3 4 5। और आपको मैंने कल बताया था कार्बन ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बना सकता है। तो अब ये कार्बन अनस्टेबल हो गया। ऑक्सीजन ने तो अपने आप को स्टेबल कर लिया, तो कार्बन अनस्टेबल हो गया। तो जब कार्बन अनस्टेबल होगा तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ करके आगे वाले कार्बन को दे देगा। ये क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड ब्रेक करके आगे वाले को शिफ्ट कर देगा। तो इस तरह की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। किस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी? यहाँ पे तो डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड था ही, और ये वाला जो बॉन्ड था वो बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया ना। इस नेगेटिव का मतलब क्या है, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का ही है। ये जो बॉन्ड था ना, ये मान लो यहाँ का ये बॉन्ड ब्रेक किया है, तो इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन के पास ही पड़ा है, दूसरा वाला यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन भी उठ के इसके पास आ गया। तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा। वैलेंसी 2t ही चेंज होगी, मतलब 5 तो बॉन्ड बने हैं। 5 बॉन्ड बनते हैं, लेकिन वो अपने आप को अनस्टेबल फील करता है, तो वो वापस स्टेबल करने के लिए एक बॉन्ड को वापस ब्रेक करके आगे वाले को शिफ्ट करेगा। अब आप ये भी कह सकते थे कि सर ये बॉन्ड ब्रेक करके इधर की तरफ ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट क्यों नहीं किया, कार्बन की तरफ ही क्यों किया? कोई पूछ सकता है ना ये चीज। ये वाला जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड ब्रेक करके मैंने इधर की तरफ क्यों शिफ्ट किया? इस बॉन्ड को ब्रेक करके मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देता, ऐसे कर देता, ये ऐसे कर देता, ऐसे की तरफ। इस बॉन्ड को मैं यहाँ पे ऑक्सीजन की तरफ लगा देता, मैं ऐसे बना देता। ऐसे बना सकता था क्या मैं? ये ऑक्सीजन, ये 1 2 3, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, मैं इसको ऐसे बना सकता था क्या? और यहाँ पे आ जाता आपकी, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होता तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए था और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाना चाहिए था। ऐसा आना चाहिए था। पॉजिटिव क्यों आना चाहिए था? क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन टूट के आगे की तरफ चला गया, तो इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई होगी ना। समझ रहे हो ना? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, आगे की तरफ चला जाता था, इस ऑक्सीजन के पास वापस एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता। क्या ये स्ट्रक्चर सही थी? देखो एक 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 हिसाब से अगर आप सोचो तो आप ऐसा सोच सकते हो कि कार्बन और ऑक्सीजन में अगर कंपेयर करें और कार्बन में कंपेयर करें तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की या कार्बन की? आप सोच सकते हो। जो थोड़ी देर पहले जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन ने देखी थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा होगी, है ना। तो मतलब ये वाली स्ट्रक्चर होनी चाहिए ना। लेकिन ये स्ट्रक्चर होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। अगर ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो उसके ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसके पास, इसलिए ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट नहीं होते। चाहता तो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन को खींचना, लेकिन उस ऑक्सीजन के ऑक्टेट को मिसबैलेंस कर देगा वो पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ शिफ्ट करवाता है। ये वाले इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करवाने की कोशिश करता है। ये स्ट्रक्चर कभी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? आपको मालूम है ऑक्सीजन के पास में पहले से 2 लोन पेयर पड़े रहते हैं। आप इसकी स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करनी आती है आपको, तो आप मेरे को बात बताओ, इसके पास में आप कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 3 बॉन्ड के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 8, 8 और 2 10, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, 10 और 2 12। गड़बड़ हो गई।
मतलब 12 नहीं, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन ही हुए, क्योंकि ये बॉन्ड बनाया ना, ये 10 इलेक्ट्रॉन ही लेके बनाया, ये वाला बॉन्ड बनाया। तो या तो अगर इस मैं नेगेटिव चार्ज नहीं लेके तो ये बॉन्ड मैंने बना ही दिया। अभी भी देखो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, 3 के अंदर एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे कितने हो गए 6, 6 और 4 10। इसके अंदर ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, ये अनस्टेबल हो गया। अब अनस्टेबल हो गया तो क्या ये स्ट्रक्चर बनाना चाहेगा, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहेगा? नहीं बनाना चाहेगा, किसी हालत में नहीं बनाना चाहेगा। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, ये उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो आप देखोगे कि मैंने 3 स्ट्रक्चर बना ली, वैसे ये 3 स्ट्रक्चर नहीं होती है। अगर कोई भी एक बॉन्ड मूव करता है, आगे वाला ऑटोमेटिकली अपने आप को, जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन उठा के आगे की तरफ दिया, जैसे मैं आगे वाले को इलेक्ट्रॉन दूंगा तो वो उसको मालूम है कि ये इलेक्ट्रॉन आएगा, ये जाएगा तो कहीं नहीं, तो उसका पहले से कोई एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड ब्रेक करके वो आगे की तरफ शिफ्ट करता है। मतलब 2 बॉन्ड एक साथ मूव करते हैं। कैसे करते हैं? इसी स्ट्रक्चर को मैं देखो, ये आप समझ गए, ये चीज समझ गए आप, ये चीज समझ गए ना आप? अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्चुअल, अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर बनाने की बात करूं तो एक्चुअल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमेशा आपको जब भी प्रैक्टिस करनी है तो आप ऐसे करोगे, ये यहाँ पे आप ओ नेगेटिव बनाओगे, ये वाला नेगेटिव जैसे इधर की तरफ मूव करेगा तो आगे वाला पाई बॉन्ड पहले ही मूव कर जाएगा। समझ गए? 2 एरो एक साथ चलाने हैं आपको, 2 एरो एक साथ चलाने हैं आपको, और इस तरह से डबल हेडेड एरो बनाना है। मतलब डबल हेडेड का मतलब जब भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो डबल हेड बनाने, मतलब जो भी आगे वाला प्रोडक्ट बनेगा ना, या कोई भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, वो वापस इसमें कन्वर्ट हो सकती है। तो आप देखोगे कि इसके अंदर इस तरह का नेगेटिव चार्ज और ये 2 बॉन्ड पड़े थे, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ऐसे हो गया। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। तो आप देखोगे कि ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह की बनेगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे पहले से बॉन्ड पड़ा था, ये डबल बॉन्ड। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डिलोकलाइज होगा और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, करेगा। ये देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे बॉन्ड बन गया, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डिलोकलाइज होगी, ये पाई बॉन्ड वापस आपके यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन कर देगा। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ये इस तरह से ये O माइनस, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। अब मेरे को बात बताओ, ये वाली जो स्ट्रक्चर और इस वाले स्ट्रक्चर में क्या कोई डिफरेंस दिख रहा है? देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, वो बस एक माइनर टाइम के लिए होता है कि जो बॉन्ड पहले यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था वो यहाँ पे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और जो यहाँ पे डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में। यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन के जो पाई बॉन्ड है ये एक दूसरे की पोजीशन चेंज करते रहते हैं। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखती हैं लेकिन होती नहीं है। ओके, तो आपको मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि प्रिपरेशन इस फिनॉल से, इस जो आपके हैलाइड जो भी अपन बता रहे थे ना, यहाँ पे बेस की प्रेजेंस में ये बनाते हैं और इस ये आगे आपके हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से मैं बता रहा था ना, ये यहाँ पे आपने एक हैलाइड अटैच कर दिया। ये हैलाइड इजीली अटैच नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप देखोगे जब इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हो तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या हो जाता है? एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। और जब थोड़ी देर पहले अपन दूसरी रिएक्शंस देख रहे थे, जब अल्कोहल के अपन दूसरी रिएक्शंस देख रहे थे, तो आपने देखा था कि R और OH था वो आपका कन्वर्ट किस में हो रहा था? RCl में या Br के अंदर, जब भी अपन PCl3 वगैरह यूज ले रहे। यहाँ पे ये बॉन्ड कैसा है? सिंगल बॉन्ड है। ये कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। और ये बॉन्ड कैसा है? ये बॉन्ड कैसे बन रहे हैं इसके अंदर? डबल बॉन्ड बन रहे हैं ना। ये बॉन्ड कैसे बन रहे हैं? यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? अब मेरे को बात बता दो आप ही, कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है? सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? एक लकड़ी को तोड़ना आसान है या 2 को? इतने तो होशियार हो ही। डबल बॉन्ड। विवेक क्या है, ज्यादा दिमाग लगाना शुरू कर दिया क्या? अरे डबल बॉन्ड, आप पाई बॉन्ड का बात कर रहे हो, डबल बॉन्ड की बात नहीं कर। डबल बॉन्ड मतलब मैं दोनों लकड़ियों की तोड़ने की बात कर रहा हूं। यहाँ पे आपको दोनों लकड़ियां तोड़नी है, यहाँ पे सिर्फ एक लकड़ी तोड़नी है। तो सिंगल बॉन्ड का ब्रेक करना आसान होता है, इसलिए इस OH को रिप्लेस करके इसकी जगह Cl अपन चिपका सकते हैं, Br यहाँ पे चिपका सकते हैं। लेकिन जब फिनॉल की बात आ जाती है तो यहाँ पे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखते हैं, जिसके कारण इस बॉन्ड को ब्रेक करना इतना आसान नहीं है और आपका हैलाइड में कन्वर्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप यहाँ से
एराइल हैलाइड का फॉर्मेशन, या फिनॉल से आप एराइल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते इजीली। ओके, समझ गए? ओके, नेक्स्ट देखें। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करते रहना। 4 दिन पढ़ा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी सब। ठीक है, नेक्स्ट है आपके फ्रॉम, ऐसे अगर एल्केन से अगर आपको बनाना हो, किससे बनाना हो? एल्केन से। किससे? फ्रॉम एल्केन। अगर एल्केन से अगर आपको हेलो एल्केन बनाना हो तो आप कैसे करोगे? एल्कोहल वाला तो अपन ने देख लिया, सेकंड अपन देखते हैं एल्केन से। एल्केन मतलब सिर्फ सिंगल 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 कार्बन 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 बॉन्ड है। इनको अगर आप कार्बन 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 और यहाँ पे हेलोजन अटैच करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? यहाँ पे हेलोजन अटैच करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे एक मैकेनिज्म होती है, उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म होती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का यूज करके यहाँ पे इसको बनाते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में आप क्लोरीन गैस का यूज करो, ब्रोमीन गैस का यूज करो, आप यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये बना सकते हो। वैसे होता क्या है इस मैकेनिज्म में, वैसे इतना ज्यादा बताना कोई मतलब नहीं है इस चीज का, कि क्लोरीन और क्लोरीन जो बॉन्ड होते हैं, ये दोनों होते हैं, इनके अंदर किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ये बताओ मेरे को, इन दोनों के अंदर किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? फर्स्ट वाले क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या सेकंड वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? मेरे को आप बताओ। हेलोजन डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन, कहां बेंजीन आई? हाँ सेम है, हाँ बिल्कुल, दोनों एक जैसे ही हैं, जुड़वा भाई हैं, कौन एक दूसरे से बेहतर, ऐसा कुछ नहीं, दोनों एक जैसे हैं। तो आप देखोगे कि जब इसकी मिडिल लाइन की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो दोनों के बीच में होगा, मतलब इन दोनों के बराबर हिस्सा आएगा इनके। तो आप देखोगे कि अगर इस बॉन्ड को अगर ब्रेक करना हो तो आप सनलाइट का यूज करते हो। किसका यूज करते हो? सनलाइट। एच न्यू का मतलब इसको बोलते हैं सनलाइट। आप लाइट में ले जाके रख दो क्लोरीन गैस को, तो क्लोरीन गैस की दोनों इलेक्ट्रॉन है किसकी तरफ जाएंगे? ये पूरी तरह खींच नहीं सकता, ये पूरी तरह खींच नहीं सकता लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, ध्यान रखना, सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में। तो दोनों के दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके बैठ जाते हैं। क्या लेके बैठ जाते हैं? ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके बैठ गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके बैठ गया, कि भाई साहब दोनों इलेक्ट्रॉन ना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो किसी के ऊपर आने नहीं देंगे, हम तो बस अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके बैठ जाएंगे। सिर्फ ये लाइट की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, ये कि ये बात अगर अपन हेलो एल्केन में बात करें, हाइड्रोकार्बन में, ये यहाँ पे हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये तो मान समझ गए ना आप, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन होते हैं। अगर मैं यहाँ पे किसी हाइड्रोकार्बन चेन की बात करूं और यहाँ पे मैं मान लो 3 हाइड्रोजन जोड़ देता हूं, आगे वाले आप अपने आप जोड़ देना, मैं सिर्फ एक पोजीशन की बात कर रहा हूं। आप देखोगे यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दिख रहा है आपको? कार्बन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये बात बताओ। देखो, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि कार्बन और हाइड्रोजन में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑलमोस्ट सेम होती है। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट सेम का मतलब यह है कि बिल्कुल सेम तो होती नहीं है, इतना भी नहीं है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा होगी कि वो इलेक्ट्रॉन पूरे अपनी तरफ खींच लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने कभी भी हाइड्रोकार्बन की चेन के ऊपर कहीं पे भी पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कभी मैंने लिखा है? कभी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन होता है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो वो सेम टू सेम बात जो यहाँ पे क्लोरीन के साथ हो रही थी, वो की वो बात यहाँ पे होती है। वो की वो बात यहाँ पे होती है कि जब ये सनलाइट की बात हो रही होती है तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपना लेके बैठ जाता है, क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठ जाता है। तो ये जो आपकी रिएक्शन है, इसके अंदर मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे CH2 फ्री रेडिकल प्लस H रेडिकल, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये पीछे वाले तो आप अपने आप कर लेना,
कर सकते हो ना, है ना। ये सेम टू सेम बात यहां पे हो जाती है। अब देखो इसको बोलते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली जो स्पीसी होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, फ्री रेडिकल। रेडिकल मतलब बदमाश। रेडिकल वर्ड को किसके लिए यूज में लेते हैं, जो जो अपने होते हैं ना चोर उचक्के वगैरह, बदमाश लोग रेडिकल रेडिकल होते हैं। मतलब ये बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं, मतलब इनका फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये कहीं ना कहीं जाके बजीड़ जरूर खाएगा। ये बस देखते हैं कि कहीं मेरे को कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां पे जाके मैं बॉन्ड बनाऊं, अपने आप को स्टेबल करूं। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो आपने देखा हाइड्रोकार्बन के अंदर भी रेडिकल बन गए और क्लोरीन गैस ने भी अपने रेडिकल बना लिए। तो आप देखोगे कि ये सब आपस में एक दूसरे के अंदर कहीं भी जुड़ सकते हैं। ये वाला क्लोरीन यहाँ पे जुड़ सकता है, ये वाला क्लोरीन यहाँ जुड़ सकता है, ये क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बना सकता है, ये क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बना सकता है। तो आप क्या देखते हो कि जब भी हाइड्रोकार्बन की कोई चेन होती है, उसकी रिएक्शन अगर क्लोरीन गैस के साथ में कराते हैं लाइट की प्रेजेंस में, तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के लेके निकल जाता है। या ऐसे मान लो CH3 CH2 CH2 Cl, एक क्लोरीन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया और बचा हुआ क्लोरीन था उसने हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लिया और हाइड्रो क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया। ये गैस की फॉर्मेशन होता है, ये गैस होता है। क्या होता है, गैस। आपकी लेबोरेटरी के अंदर जो भी HCl पड़ा है, वो HCl क्या है आपका, आपकी लेबोरेटरी के अंदर जो भी HCl पड़ा है वो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन ये यहाँ पे गैस इस फॉर्म में लिबरेट हो जाती है। क्या ये चीज समझ गए आप, क्या ये चीज समझ गए आप। देखो रिपीट क्या करना है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमेशा लाइट की प्रेजेंस में करवानी है, और लाइट की प्रेजेंस में आपके पास में एक नॉन पोलर गैस होनी चाहिए। अगर हेलोजेंस की बात करें तो नॉन पोलर गैस है, क्लोरीन एक गैस है। वाटर प्यूरिफिकेशन में क्लोरीन गैस करते हैं ना, क्लोरीनेशन, वो क्लोरीनेशन वाली ये क्लोरीन गैस ही होती है। अगर इस क्लोरीन गैस को लो या ब्रोमीन गैस को लो, कुछ भी ले लो, यहाँ पे Cl2 गैस ले लो या Br2 गैस ले लो, एक ही बात है। ये Cl2 होता है, इस Cl2 के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है, बिल्कुल जीरो। तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके बैठ जाते हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन एक लेके बैठ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना लेके, यानी कि बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके बैठ जाते हैं और ये फ्री रेडिकल बना लेते हैं। इनको इनको क्या बोलते हैं अपन, फ्री रेडिकल। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं आपके, रिएक्टिव। ये क्या होते हैं आपके, बहुत ज्यादा रिएक्टिव। और ऐसे के ऐसे आपके जो हाइड्रोकार्बन होता है, ये हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, वो भी एक तरह का आपके लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस शो करता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता। वो सेम टू सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं लाइट की प्रेजेंस में। आप कार्बन और हाइड्रोजन को जब बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो एज इट इज इस क्लोरीन के जैसे यहाँ पे भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाता है। समझ गए बात, वो की वो बात वहां पे लगा दी मैंने। ये यहाँ पे बॉन्ड था, उस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस हाइड्रोजन ने अपना हाइड्रोजन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर दिया। अब देखो पूरे आपके सिस्टम के अंदर खूब सारे फ्री रेडिकल हो गए। कार्बन का फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, क्लोरीन के रेडिकल, ये कहीं पे भी जाके अटैच हो सकते हैं। ये कहीं पे भी देखो, जरूरी नहीं है इस कार्बन का हाइड्रोजन ही रिप्लेस हो, इस कार्बन का हाइड्रोजन भी रेडिकल बना सकता है। तो आप देखोगे कि सोल्यूशन के अंदर यहाँ पे भी क्लोराइड जुड़ सकता है। आप देखोगे, देखो इसके साथ में और क्या बाई प्रोडक्ट बनते हैं, आप देखोगे कि इसके साथ में और एक्स्ट्रा क्या बाई प्रोडक्ट बनते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक जोड़ दूं, अगर क्या जोड़ दूं, CH Cl CH3, क्या मैं ऐसे जोड़ नहीं सकता, क्यों, यहाँ पे भी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। यहाँ पे भी जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इसके अंदर भी जो बॉन्ड होगा उस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा। तो यहाँ पे भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो सकता है ना, यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाएगा, इस कार्बन हाइड्रोजन के पास फ्री रेडिकल बन जाएगा, तो यहाँ पे भी आपका क्लोरीन अटैच हो सकता है। इसलिए जब भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखी जाती है तो कोई एक फिक्स प्रोडक्ट नहीं बनता है, इसमें खूब सारे मल्टीपल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। समझ गए। और बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव मैकेनिज्म होती हैं ये, बहुत ज्यादा। इनके लिए आपको एक्स्ट्रा सोर्स की जरूरत ही नहीं रहती। क्लोरीन गैस ली, बाहर धूप में बैठ के आराम से, आप पेट्रोल डीजल कुछ लेके आ गए, पेट्रोल डीजल के अंदर तो बहुत ज्यादा कार्बन होते हैं, वो नॉर्मल छोटा कोई भी हाइड्रोकार्बन लेके आ जाओ आप, एथेन मेथेन वगैरह कोई गैस लेके आ जाओ और आप उनको मिक्स करो, लाइट के अंदर लग दो बोतल को, तो आपको हेलाइड मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, हेलाइड। रेडिकल भी खूब मिलेंगे उसके अंदर, उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, कार्बन और एच में किसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अरे वैसे तो कार्बन की ज्यादा होगी, लेकिन आपको ऑलमोस्ट सेम माननी है, इसलिए अपने को कोई डिफरेंस रखना ही नहीं।
कभी भी रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर ऐसा कहीं पे भी नहीं आएगा कि कार्बन और हाइड्रोजन में से आपको किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। हाथ डाल के निकाल सकते हैं। अरे तुम क्या ज्यादा दिमाग लगा रहे हो रे तुमको जितना पढ़ाया जा रहा है ना उतना पढ़ो। क्या लास्ट वाला रिपीट करूं, ये वाला? जैसे देखो यहाँ पे 1 डिग्री फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस होकर रेडिकल बनाया था, वैसे के वैसे जो सेकंड कार्बन है वहां पे भी तो रेडिकल बन सकता है। कोई जरूरी थोड़ी ना यहीं पे रेडिकल बने। रेडिकल तो इस कार्बन वाला हाइड्रोजन भी अपने आप को हटाएगा। ये सेकंड वाला कार्बन है ना, देखो CH3 CH ये कार्बन हाइड्रोजन वाला ये बॉन्ड भी ब्रेक होके यहाँ पे रेडिकल बना सकता है। यहाँ पे जब रेडिकल बनेगा तो इस टाइप का रेडिकल बनेगा और हाइड्रोजन के ऊपर रेडिकल बनेगा। और अगर यहाँ पे क्लोरीन गैस डाली हुई है तो यहाँ पे आके जो बॉन्ड बनाएगा वो इस तरह से बॉन्ड बना सकता है। 2 डिग्री हेलो एल्केन बन सकते हैं, 1 डिग्री हेलो एल्केन बन सकते हैं। HCl गैस खूब सारी निकलेगी आपके, समझ रहे हो ना? कोई फिक्स नहीं है कि 1 डिग्री हेलो एल्केन ही बनेगा, 2 डिग्री बन सकता है, अगर पॉसिबिलिटी हो तो 3 डिग्री भी बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 डिग्री वाले तो वोल्टेज ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि रेडिकल मैकेनिज्म में देखते हैं कि 3 डिग्री के जो रेडिकल होते हैं या कार्बोकेटायन होते हैं ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। कार्बोएनायन तो बहुत वीक स्टेबल होते हैं, कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल 3 डिग्री वाले बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट रिएक्शन हटा दो इसको। एल्केन हो गया। ऐसे कैसे, अगर एल्कीन की बात करूं तो इसके अंदर एक रूल आता है जिसको बोलते हैं अपन मार्कोनिकॉव रूल। वो अपन वैसे तो 10th 11th की चीज थी, मैं वापस बता दूंगा। एल्कीन की बात क्या है, अगर आपके पास में एक कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसको बोलेंगे अपन एल्कीन। क्या बोलेंगे? एल्कीन। अगर इस एल्कीन की रिएक्शन अगर मैं किसी मिनरल एसिड से या मिनरल जैसे HCl ले लो या HBr ले लो, कुछ भी ले लो आपकी मर्जी है, यहाँ पे मैं HCl ले लेता हूँ। अगर मैं मिनरल एसिड जो आपके HCl है उससे साथ रिएक्शन कराता हूँ तो ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में एक तो आपको मालूम है सिग्मा बॉन्ड होता है और एक आपका पाई बॉन्ड होता है। इसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। हाँ, तो देखो पाई बॉन्ड होता है ना, सिर्फ अगर सिग्मा और पाई के अगर मैं कंपेयर करूं तो पाई बॉन्ड होता है वो आपका क्या होता है, वीक। और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। तो इसमें क्या होता है, ये एक पाई बॉन्ड रिप्लेस कर जाता है किसी दूसरे कार्बन के ऊपर। तो आप देखोगे ये कार्बन और कार्बन है, इसका एक पाई बॉन्ड रिप्लेस होकर इधर की तरफ चला गया। तो आप क्या देखोगे कि आपने देखा कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसे बना। इस कार्बन के बीच में जो भी ये दो इलेक्ट्रॉन थे, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को खींच के कौन लेकर चला गया, कार्बन। और इस बेचारे का जो इलेक्ट्रॉन था वो उधर चला गया, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। क्या ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आप समझे? यहाँ पे पार्शियल वर्ड यूज नहीं लिया है मैंने, ध्यान देना इस बात पे। मैं पार्शियल वर्ड कब यूज लेता था, जब उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहता था। मैंने बॉन्ड ब्रेक नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे मैं बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं तो पॉजिटिव नेगेटिव लिखूंगा। और आपको मालूम है जब मिनरल एसिड की बात करते हैं तो मिनरल एसिड में क्या होता है, मिनरल एसिड में क्या होता है, H+ होता है और Cl- होता है। ठीक है ना, H+ होता है, प्लस कहां, प्लस कहां जाएगा, जहां माइनस होगा, जो जहां माइनस होगा वहां प्लस जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे तो आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहाँ पे आपका क्लोरीन जुड़ जाएगा। प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन अटैच हो जाएगा। इसी को अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, Cl CH2 CH3। समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके, नो दिक्कत। दिक्कत अभी क्रिएट कर देते हैं, ये लिख लो।
दिक्कत ये क्रिएट कर, अरे मैं बार बार बोलता हूँ आप वीडियो में ऑडियो का यूज मत करो, मैं ब्लॉक कर दूंगा तुम। ऊपर वाली रिएक्शन कंप्लीट कर दी ना, ऊपर वाली रिएक्शन थी और क्या थी, दिखता ही नहीं है क्या? चलो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके साथ में HBr की रिएक्शन कराऊं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बता दो मेरे को बस, ये बता दो मेरे को एक बार बस। सेकंड नहीं है, ये थर्ड है, ये थर्ड। एल्केन वगैरह तो हो गए ना, थर्ड ले लो, थर्ड ही है ना एल्केन। ठीक है, थर्ड, ये थर्ड है या फोर्थ है देख लेना। प्रिंस कश्यप अपने आंसर तो दे रहे हो, लेकिन क्या इनका रीजन मालूम है आपको? देखो मैं बताता हूं, जब भी डबल बॉन्ड आ जाए तो डबल बॉन्ड को अगर आपको कहीं पे शिफ्ट करवाना है तो आप इस साइड में शिफ्ट कराओगे या इस साइड में शिफ्ट कराओगे, मेन प्रॉब्लम ही यही है। प्रॉब्लम ये है ना। वैसे तो इसका एक कोई रीजन होता है, रीजन क्या होता है, मेन रीजन समझ जाइए आप, मैं आपको बताता हूं मेन रीजन क्या होता है। रीजन ये होता है कि डबल बॉन्ड के पास में अगर आपके कहीं पे भी कोई कार्बन की चेन है, तो वो कार्बन की चेन होती है, जैसे ये sp3 कार्बन वाले कोई भी ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, जिस साइड में वो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो ग्रुप आपकी प्लस एच या प्लस आई का इफेक्ट शो करते हैं। यानी कि जहां कहीं भी प्लस एच या प्लस आई क्या होता है, मैं आपको ऑर्गेनिक कभी और नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो बताऊंगा, वैसे ये 11th की चीजें थी, मैं आपको और भी बताऊंगा। ये वाले जो ग्रुप होते हैं जो प्लस एच या प्लस आई या प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन या प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन का जो भी फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो आप देखोगे जो डबल बॉन्डेड जो भी कार्बन है उसके ऊपर ऐसे लगेगा कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इस डबल बॉन्ड के कारण ये डबल बॉन्ड क्या कर रहा है, इनके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खिंचवाने के लिए हेल्प करवा रहा है। तो आपको लगेगा कि इसके ऊपर थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने जैसा थोड़ा फील होता है। तो उसी कारण ये एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको पाई बॉन्ड को ब्रेक करवा के आगे की तरफ शिफ्ट करवाता है। अगर ये चीज नहीं समझे हो तो इतनी सी चीज समझ जाओ कि जो बॉन्ड का जो क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा या बॉन्ड का डायरेक्शन होगा या जो एरो का डायरेक्शन होगा वो उस साइड में होगा जिस साइड में मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। क्या हो? जिस साइड में आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। क्या हो? हाइड्रोजन एटम। उस साइड में आपका क्या होगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, शिफ्ट पाई बॉन्ड। ध्यान देना इसको, पाई बॉन्ड उस साइड में शिफ्ट होगा जहां पे मैक्सिमम, यहाँ पे देखो इस हाइड्रोजन कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, तो पाई बॉन्ड उस डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा जिस साइड में मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो अब आपको मालूम पड़ गया कि नेगेटिव चार्ज कहां आएगा और पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा, बताओ। हाँ हाँ, वेरी गुड, पढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। तो आप देखोगे कि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऐसा कुछ लग रहा है? पार्शियल आएगा कि अब कंप्लीट आएगा, ये बात बताओ मेरे को। पार्शियल और कंप्लीट में ये बताओ मेरे को, ये हटा दूं तो हटाऊं क्या, पढ़ा है? कंप्लीट आएगा। क्या आएगा? कंप्लीट। क्यों? बॉन्ड ब्रेक किया है। जब बॉन्ड ब्रेक किया है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कहां लगाना है, चिपका दो, प्रोडक्ट बन जाएगा। आप CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसके ऊपर पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव चिपका दो और नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चिपका दो। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH Br CH3, 2 डिग्री हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है।
पार्शियल और कंप्लीट में क्या फर्क है? अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो कंप्लीट, बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो वहां पार्शियल। जैसे अभी बताया नहीं था कार्बन और हेलोजन के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आता है। इसमें कोई बॉन्ड ब्रेक थोड़ी ना किया है अपन ने, बस यही है कि अपने को जी बॉन्ड है, इस बॉन्ड का मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो आपका हेलोजन की तरफ शिफ्ट होया हुआ है, इसलिए इसमें पार्शियल कैरेक्टर लगाते हैं। यहाँ पे तो रियल में अपने बॉन्ड को ब्रेक कर दिया ना, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव पूरे आ जाते हैं। ओके, पुरानी चीजों को याद रखा करो। हटा दूं? अब तो प्रोडक्ट दिख गया यहाँ पे। ओके, एक आपको और दूं, एक आपको दूसरा दूं, एक क्वेश्चन। क्या मेरे को एक बात बताओ, क्या इसके अंदर 1 डिग्री हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा? क्या इसके अंदर 1 डिग्री हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा? ये वाला CH3 CH2 CH2 Br, क्या इसका फॉर्मेशन नहीं होगा इसके अंदर? अरे यार ज्यादा दूर लग गया, मैं इधर लिख देता हूँ, ध्यान देना। क्या इसके साथ में एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ये वाला नहीं बन सकता? CH3 CH2 CH2 Br 1 डिग्री का फॉर्मेशन भी होता है, लेकिन सिर्फ इसी प्रोडक्ट का क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये मेजर प्रोडक्ट होता है। मेजर प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि उस कंटेनर के अंदर मैक्सिमम जो क्वांटिटी होगी वो आपकी किसकी होगी? इस 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन की। किसकी होगी? 2 डिग्री। ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन इस पे अपनी प्रोडक्ट की जो यील्ड होगी वो आपकी क्या होगी? मिनिमम। वो यील्ड क्या होगी आपकी? मिनिमम। प्रोडक्ट बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, क्योंकि कंटेनर के अंदर काफी सारा सोल्यूशन पड़ा है, खूब सारे पॉजिटिव नेगेटिव आयन इधर उधर आपके शिफ्ट कर सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी बन सकती है इधर की तरफ शिफ्ट करने की, लेकिन इसका इधर की तरफ शिफ्ट होने की जो टेंडेंसी है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज बनने की जो टेंडेंसी है वो बहुत कम होती है। इसलिए इस टाइप की प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होगी वो बहुत कम होगी। हो सकती है, होती है वैसे, अपन को उसके अंदर रोक थोड़ी ना सकते हैं कि कंटेनर के अंदर जो आपका सोल्यूशन भरा हुआ पड़ा है, अपन कोई आयन को पकड़ के बैठ तो नहीं सकते कि भाई तू अपने 1 डिग्री मत बना, तू तो बस सारे के सारे 2 डिग्री बना। ऐसा पॉसिबल नहीं है, अपने हाथ में नहीं होता। समझ गए? 1 डिग्री 2 डिग्री वाले सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेकिन उसमें से जो मेजर प्रोडक्ट होता है, मेन चीज ये होती है उनमें से जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कैसे बनेगा, और वो किस रूल को फॉलो करता है? ये रूल को फॉलो करते हैं मार्कोनिकॉव रूल को। किसको? मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव रूल का मतलब क्या है? इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं उनको अपन बोलते हैं मार्कोनिकॉव रूल। इसका जस्ट ऑपोजिट, अगर यहाँ पे आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह ले लोगे तो इसका प्रोडक्ट जस्ट उल्टा बन जाएगा। अगर यहाँ पे H2O2 वगैरह उल्टे प्रोडक्ट ले लूं, जैसे इसी में अगर मैं यहाँ पे एक सॉल्वेंट डाल दूं H2O2, तो उसमें मेजर प्रोडक्ट ये बन जाएगा। वो आगे पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के अंदर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, बस ये है कि कौन से किस रूल को फॉलो करते हैं, ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा आप। ओके, चलो आज तो अभी इतना ही होगा, थोड़ा लेट हो गया था मेरे भी। 5 मिनट रहे हैं, 5 मिनट और ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। क्या आपको समझ में आया? सर आज कुछ समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? ओए रे, समझ में ही नहीं आया? ऐसे कौन कौन है? और ये वाला तो रिपीट कर दो सर। अरे रिपीट तो सारे कर रहा हूं। आपको मैंने क्या बताया है कि इलेक्ट्रॉन उस साइड में शिफ्ट करेंगे, या पाई बॉन्ड उस साइड शिफ्ट करेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा हो। ये ध्यान रखना। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि पाई बॉन्ड के दोनों तरफ आपके सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। वो बस एक ही कंडीशन में होंगे, जब आपका एथेन होगा। बाकी कोई पॉसिबल, उसमें चाहे कहीं बना दो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उस साइड में पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और नेगेटिव चार्ज यहाँ बनाएगा, पॉजिटिव यहाँ बनाएगा। और आपको मालूम है HBr के अंदर किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है? बस पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर चिपका दो, नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर चिपका दो, बस प्रोडक्ट बन गया। जो इस टाइप इस रूल को फॉलो करता है वो प्रोडक्ट बनता है, लेकिन इसका एंटी प्रोडक्ट भी बन सकता है। लेकिन इनमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो रूल को फॉलो कर रहा है, वो मेजर प्रोडक्ट होगा। मेजर प्रोडक्ट का मतलब उसकी यील्ड, यानी कि अगर आपके 100 ग्राम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें 50% क्रॉस जो प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या होगा? ये वाला। हर जगह क्या हो रहा है? हर जगह क्या हो रहा है? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रही है लक्षिता? समझ में नहीं आ रहा मुझे।
पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, बाकी इतना सिंपल। भाई यूट्यूब वाले वीडियो वाले मैंने भी देखे हैं, लेकिन वो भी इन चीजों को दरकिनार करके जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। मैं तो आपको एक छोटी छोटी एक एक इलेक्ट्रॉन को लेके बता रहा हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, कहाँ नेगेटिव हो गया? पॉजिटिव ये यहाँ पे। अगर देखो इसके अंदर मैं आपको एक चीज ये बता रहा हूं कि अगर रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन इस साइड में शिफ्ट करेंगे, इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो मेन प्रोडक्ट ये बनेगा। लेकिन सोल्यूशन के अंदर ये वाला डायरेक्शन, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इस साइड में शिफ्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इस साइड में कभी कभी शिफ्ट हो सकते हैं और होते भी हैं, क्योंकि सोल्यूशन के अंदर ऊपर अपना कंट्रोल नहीं होता। तो इस साइड जब शिफ्ट हो जाएंगे तो इसके ऊपर थोड़े बहुत नेगेटिव चार्ज वाले भी हाइड्रोकार्बन, क्योंकि एक तो हाइड्रोकार्बन होता नहीं है, खूब सारे ऐसे आपके प्रोपेन भरे हुए रहेंगे। तो कुछ प्रोपेन ऐसे होंगे जहां पे इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। जब इस पे नेगेटिव होगा तो हाइड्रोजन आके यहाँ पे चिपक जाएगा और ब्रोमीन आके यहाँ पे चिपक जाएगा। लेकिन इस टाइप के जो प्रोडक्ट होंगे उनकी यील्ड, यील्ड मतलब मात्रा या क्वांटिटी या अमाउंट, उसका बहुत कम बनेगा, क्योंकि रूल को फॉलो नहीं कर रहा। प्रोडक्ट जरूर बनेंगे क्योंकि अपना उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि कंटेनर के अंदर जो भी आपका सोल्यूशन भरा पड़ा है उस सोल्यूशन के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है ना। हाँ तो 15 मिनट ज्यादा का कहा था, 5 मिनट मैं लेट आ गया, बस 2-3 मिनट रहे, अब ज्यादा भी एक और नई क्वेश्चन मैं पकड़ नहीं सकता अब। सर रिकॉर्डेड वीडियो भी तो थोड़ी देखना, मैं बताता रहूंगा आपको, दिखाता रहूंगा, सब कुछ बताता रहूंगा। हाँ तो देखो कश्यप को सब कुछ समझ में आ गया। अरे देखो कंटेनर, देखो मेरे को बात बताओ, एक कंटेनर के अंदर आपने नमक भी घोल दिया, एक कंटेनर के अंदर आपने थोड़ा सा चूना भी घोल दिया उसी कंटेनर में पानी डाल के, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे वो आपको मालूम है कि जो प्योर आयोनिक कंपाउंड होता है जैसे NaCl होता है, NaCl के साथ में ज्यादा रिएक्शन करेंगे। लेकिन क्या वो चूना है, उस चूने के साथ वाटर के मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे ही नहीं? क्या करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? हाँ इतना है कि जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसके साथ में रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होगी, लेकिन होगी तो सही ना, प्रोडक्ट थोड़ा बहुत तो बनाएंगे ना। तो वही है, कंटेनर के अंदर इस टाइप के प्रोडक्ट भी बनने की टेंडेंसी रहती है, लेकिन हाँ इस टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे लेकिन बहुत कम यील्ड में बनेंगे, और इस टाइप के प्रोडक्ट मैक्सिमम यील्ड में बनेंगे, ये बता रहा हूं मैं आपको। अरे आप अपने ये चैट सब एक दूसरे देख सकते हो क्या? जवाब ऐसे दे रहे हो सर ओवर इंटेलिजेंट ये हैं। हाँ सर वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सर अगर हाइड्रोजन इक्वल हो तो? हाइड्रोजन इक्वल हो तो कहीं चिपका दो, और उसका एक ही एग्जाम्पल है, बता दो आप ऐसा कोई एक एग्जाम्पल निकाल के बता दो मेरे को कि जहां पे हाइड्रोजन इक्वल हो, बताओ, बता दो, आप ही बता दो, मैं सर बताऊं? पहले वाला लिखा था ना। हाँ तो पहले वाला लिखा था, मेरे को बात बताओ, इसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन चाहे कहीं पे भी शिफ्ट कर दो, प्रोडक्ट तो एक ही टाइप का बनेगा। चाहे इधर की तरफ शिफ्ट करोगे तो आपको इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, किस तरह का? अगर यहाँ पे मैं HCl ले लेता हूं तो Cl, CH2, CH3। और अगर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट करोगे तो क्या बनेगा? आपके HCl के साथ रिएक्शन करोगे तो CH3, CH2, Cl, ये बनेगा, है ना? अब मेरे को बात बताओ, इसमें और इसमें क्या फर्क है? यहाँ पे हाँ HCl की जगह अगर HBr भी लोगे तो Cl की जगह Br जुड़ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। हाँ दोनों सेम ही तो है, हाँ दोनों सेम ही है, इसलिए कहीं पे भी चिपका दो, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर अगर आपके एल्कीन, अगर ये यहाँ पे तो एल्कीन आपकी क्या है? सिमेट्रिक एल्कीन है। सिमेट्रिक मतलब डबल बॉन्ड के इधर की तरफ जिस टाइप का आपके जो सिस्टम है वैसा का वैसा सिस्टम इस साइड में है, तो कहीं पे भी चिपकाओ। लेकिन अगर डबल बॉन्ड के इधर की तरफ का नंबर ऑफ कार्बन और या उसकी ब्रांचिंग, या इधर की तरफ नंबर ऑफ कार्बन या उनकी ब्रांचिंग डिफरेंट डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक। तब आपको वो एरो देखना है कि कहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, वो प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम यील्ड में बनेगा, और अपोजिट साइड वाला माइनर प्रोडक्ट बनेगा आपको, ठीक है? क्या पहले वाला भी?
तुम ध्यान देते नहीं हो, तुम सोच रहे हो कि मैं बस यहाँ पे रामायण गाता रहूं, तुम कोई मेहनत करना ही नहीं चाहते। क्या पहले वाले हमारे सिर से निकल रहा है वो निकल रहा है? पढ़ना पड़ेगा तुमको। ओके, पार्शियल चार्ज का क्या समझ में नहीं आया, आप वीडियो को वापस देखना। पार्शियल चार्ज, अगर बॉन्ड को ब्रेक करते हो, मैं बात बता रहा हूं, अगर आप कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड देखते हो और एक कार्बन और पाई का बॉन्ड देखते हो, ये देखो एक कार्बन CH3, ये है आपके पास CH3Cl, और एक है आपके पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इस बॉन्ड की बात करता हूं तो मेरे को बात बताओ, मैं इस बॉन्ड को बिना तोड़े अगर पूछूं कि किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं कहूंगा कि इस बॉन्ड के जो भी इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ शिफ्ट करके रखेगा। बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, लेकिन ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा कि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है इसलिए पार्शियल लगा रहा हूं। अगर मैं इस पाइप बॉन्ड को ब्रेक करके इधर की तरफ शिफ्ट कर दूं, मतलब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बना दिया और इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव। यहाँ पे मैं पार्शियल वर्ड का यूज नहीं लूंगा, ये तीसरी बार बता चुका हूं मैं। ये क्या नंबर लिखे हैं? बीजी मी की आईडी भेज दो। बिग मी पता नहीं क्या लिखते हो तुम, सही तरह लिखा करो। गलती से लिख गई क्या? अरे तुम वीडियो वापस देख लेना रे। ये चीज समझ गए, पार्शियल कब लिखते हैं? जब बॉन्ड ब्रेक नहीं किया, आपने को बस नेचर देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर ज्यादा है तो पार्शियल वर्ड लिख दो, अगर बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो तो पॉजिटिव नेगेटिव लिख दो बस। और तो दिमाग क्या लगाना, इतनी सी चीज नहीं समझ रहे आप? हटा दूं? बाकी अब कल देखेंगे। ओके, आप केमिस्ट्री को इतना ढीले मत लो कि कुछ नहीं है, 4 रिएक्शन पढ़ने से हो जाएगा, हो जाएगा मान लिया, लेकिन इतना अच्छे से नहीं हो पाता है अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो। ओके, चलें, हैव अ नाइस डे।